शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा एजुसेट प्रायोजित कार्यक्रम। प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में प्रतिदिन ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जिन्हें देखकर हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यह कैसे हो गया। जब सही स्थिति का आकलन करते हैं तो मन में कई प्रश्न उभर आते हैं, नई नई आशंकाएं जन्म लेने लगती हैं। आखिर यह क्यों हो रहा है? इसके पीछे कौन है? इससे किसको फायदा हो रहा है? हमारे नुकसान से कौन खुश हो सकता है? इन उधेड़बुन भरे सवालों का जवाब पाने के लिए हम लग जाते हैं खोजबीन में। और जब किसी को बिना बताए खोजबीन की जाए, वह कहलाती है जासूसी। झिलमिल 5 में संकलित कहानी जासूस जमील एक बाल जासूस कहानी है। यह कहानी कुछ जिज्ञासाओं को शांत करती है तो कुछ नई जिज्ञासाओं को जन्म देती है। आइए जानते हैं क्या है इस कहानी में। नाम तो उसका जमील था, पर जमील को जानने वाले उसे जासूस जमील कहते थे। जमील था भी जासूस किस्म का लड़का। उसके स्वभाव में शक करना सांस लेने और खाना खाने जैसा था। वह किसी पर भी किसी भी तरह का शक कर सकता था। जासूस जमील किसी को भी सीधे नहीं देखता था। वह शरीर को खास तरह से टेढ़ा करता और चेहरे को दाएं या बाएं घुमाकर तिरछी नज़र से देखता। भले ही देखी जा रही चीज़ पत्थर हो या इंसान। जमील के बाल हमेशा माथे पर बिखरे रहते। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखने को असरदार बनाती थीं। खिसकती ढीली पतलून को वह कमर पर खास तरह से झटका देकर बार बार ऊपर करता रहता। जमील के जासूसी कारनामों की नई वजह उसकी अपनी बकरी कल्लो थी। हुआ यह था कि कल्लो पिछले 2-3 सप्ताह से कम दूध दे रही थी। जमील को शक था कि कोई चोरी से कल्लो का दूध निकाल रहा है। जमील के शक की सुई नंदू पर थी। नंदू जमील का हम उम्र और पड़ोसी था। शक का कारण यह था कि नंदू पहले से अधिक तंदुरुस्त हो गया था। अब कोई मोटा ताज़ा हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए तो शक तो होता ही है कि वह कुछ अलग से खा रहा है। तो जासूस जमील को भी लगने लगा कि वह उसकी कल्लो का दूध पी रहा है। जमील को लग रहा था नंदू बकरी का दूध पीने की वजह से तंदुरुस्त हुआ है। जमील को भूख सताने लगी, पर जासूस के इस महान काम के लिए भूख और प्यास का बलिदान तो करना ही था। जब भी जमील और नंदू का आमना सामना होता, जमील का चेहरा घुमाकर तिरछी नज़र से देखता, मानो कह रहा हो, मुझे पता है बच्चू, बकरी का दूध कौन पीता है। जमील को हैरानी होती कि नंदू पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। इसलिए जमील ने तय किया कि नंदू का पीछा किया जाए। उसने नंदू का पीछा किया। उसे आधे गांव का चक्कर लगाना पड़ा और नंदू के पीछे पीछे उसके खेत तक भी जाना पड़ा। फिर जमील ने बकरियों पर नज़र रखने का फैसला किया। इसलिए अब्बू जैसे ही बकरियों को लेकर निकले, जमील उनके पीछे हो लिया। जमील के अब्बू जंगल पहुंचकर एक पीपल के नीचे बैठ गए। जमील पास के आम की आड़ में छिपकर बकरियों की निगरानी करने लगा। कुछ ही देर बाद उसे प्यास लगने लगी। दोपहर में अब्बू ने कपड़े की पोटली से खाना निकाला और खाने लगा। यह देखकर जमील को भी भूख सताने लगी, पर जासूसी के इस महान काम के लिए भूख और प्यास का बलिदान तो करना ही था। खाना खाकर अब्बू ने पेड़ की छांव में अंगोछा बिछाया और सो गया। यह देखकर जासूस जमील ने सोचा, तो यह बात है, अब्बू रोज सो जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर नंदू बकरी का दूध निकाल लेता है। यानी अब नंदू हाथ में लोटा लिए यहाँ आता ही होगा।
जमील अब बेसब्री से नंदू का इंतजार कर रहा था। इसी बीच पीपल से बंदर के 4-5 बच्चे नीचे उतरे और बकरियों के आसपास उछल कूद करने लगे। बकरियों पर बंदरों के आने का कोई असर नहीं पड़ा। लगता था बकरियां बंदरों के साथ रहने की आदी हो गई हैं। बंदर का एक बच्चा जमील की बकरी कल्लो के पास गया और उसका दूध पीने लगा। बंदर का बच्चा जब तक दूध पीता रहा तब तक कल्लो अपनी जगह चुपचाप खड़ी रही। जमील ने भी यह सब देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अच्छा, तो ये मामला है। दूध बंदर के बच्चे पी जाते हैं। फिर जमील ने शरीर को खास तरह से टेढ़ा किया और अपने ही कंधे को तिरछी नज़र से देखते हुए बुदबुदाया, पता करना पड़ेगा कि बंदर के बच्चे को बकरी का दूध पीना किसने सिखाया। आप भी इस पर विचार करें कि बंदर के बच्चे ने बकरी का दूध पीना कैसे सीख लिया। खैर, इस बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले आइए आगे बढ़ते हैं और पाठ में आए कठिन शब्दों को जान लेते हैं। अंगोछा, शरीर को पोंछने का वस्त्र। आपने देखा होगा कई व्यक्ति अपने कंधे पर या गले में एक कपड़ा सा रखते हैं, वो शरीर को पोंछने के या ढांपने के काम आता है। आजकल कोरोना काल में उसका लोग अपने चेहरे पर मास्क के रूप में भी प्रयोग कर रहे हैं। असरदार, प्रभावी, कारनामा, करतब। कोई भी खेल तमाशा दिखाना हो, कुछ भी आप करतब कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कारनामा। अरे ये क्या कारनामा कर दिया। निगरानी, देख रेख करना, किसी भी चीज़ की देख रेख करना या एक तरह से चौकीदारी करना, वो निगरानी है, उसके बारे में ध्यान रखना। तंदुरुस्त, स्वस्थ। बुदबुदाना, मुंह ही मुंह में बोलना, धीरे धीरे बड़बड़ाना होता है, जो एक तरह से मन ही मन कोई बात कही। जैसे पाठ के अंदर आपने देखा, जासूस जमील मन ही मन बुदबुदाने लगा, अब तो पता करना पड़ेगा बंदर के बच्चे को दूध पीना किसने सिखाया। स्वाभाविक, कुदरती, स्वत, यानी कि जो अपने आप काम हो जाए उसे बोलते हैं स्वाभाविक। हम उम्र, समान उम्र के, जैसे आप सभी बच्चे अपनी कक्षा में हैं, वो सारे हम उम्र हैं। आइए अब अभ्यास के प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। लोग जमील को किस नाम से पुकारते थे और क्यों? भाई, नाम तो उसका जमील ही था, लेकिन लोग जमील को जासूस जमील के नाम से पुकारते थे क्योंकि शक करना उसके स्वभाव में था। जासूस जमील किसी को भी सीधे नहीं देखता था। यहाँ पर सीधे नहीं देखने से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर सीधे नहीं देखने का अर्थ है वह सबको शक की नज़र से देखता था। जमील नंदू के आने का बेसब्री से इंतजार क्यों कर रहा था? जासूस जमील को शक था कि नंदू बकरी का दूध निकालता है। दूध चोर को ढूंढने के लिए जमील को क्या क्या करना पड़ा? दूध चोर को ढूंढने के लिए जमील को पूरी निगरानी करनी पड़ी थी और दूध चोर को ढूंढने के लिए जमील को भूखा प्यासा रहना पड़ा। आपकी बात, मतलब आपकी बात, यह आपकी बात है। चलो, आपकी बात में आज हम भी शामिल हो लेते हैं। बकरी का दूध पीने पर जमील अपने दोस्त पर शक करता है। आप अपने दोस्त पर कब कब शक करते हैं? जाहिर सी बात है, जब आपका कुछ खो जाता होगा तब आप सोचते होंगे कि ये मैंने उसको तो नहीं दिया, कहीं मेरा उसने तो नहीं उठा लिया, या उसके पास होगा। इस तरह के मन में अनेक प्रश्न आपके कुलबुलाते होंगे। आपके मन में एक शक उत्पन्न हो जाता है।
ये साधारण सी और सामान्य सी बात है। या आपका कोई मित्र किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहे, जिस पर आपका विश्वास नहीं जमता हो, जिसको मानने के लिए आपका मन तैयार ही नहीं हो, तब फिर आपका मस्तिष्क शक करता है, तब फिर आपके मन में शक का बीज उत्पन्न होता है और आप अपने दोस्त पर शक करने लग जाते हैं। क्यों? है ना ऐसा? जमील के पास एक बकरी थी जिसे वह कल्लो के नाम से बुलाता था। आप अपने पशुओं को किन किन नामों से बुलाते हैं? हम सब के घरों में पालतू पशु होते हैं और उनके नाम भी होते हैं, आप सबको पता है। जैसे हम कुत्तों के नाम रखते हैं मोती, टोमी, शेरू, कालू, इसी तरह के नाम रखते हैं ना। और बिल्ली भी पाली जाती है ना घरों में, तो कोई भी कहता है बिल्ली को बिल्ली मौसी, कोई पुसी कैट। इसी तरह से मेरी माँ तो, मैं छोटा था तब हमारे घर गाय थी, तब बछड़े को रामधन कहकर बुलाती थी। इसी तरह आपके घरों में भी आपके पशुओं के नाम मिलेंगे, तो आप संकोच मत करना, जो भी नाम आपने रख रखा हो वह लिख देना। पाठ से आगे। पाठ से आगे का अर्थ है उन बातों पर चर्चा जो पाठ में नहीं आई हैं। जमील नंदू पर शक करता था, लेकिन नंदू पर इसका कोई असर नहीं था। सोचो ऐसा क्यों? हाँ, सोचो ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि नंदू को आभास ही नहीं था कि जमील उस पर शक कर रहा है। बकरियां बंदरों के साथ रहने की आदी हो गई हैं। इसका क्या कारण रहा होगा? इसका तो एक सामान्य सा कारण ये हो सकता है कि जंगल में निरंतर साथ साथ रहने के कारण बकरियां बंदरों के साथ रहने की आदी हो गई होंगी, क्योंकि बकरियां भी रोज जंगल में चरने जाती और वहीं पर उन्हें बंदर मिलते। अब निरंतर बंदरों के साथ रहने के कारण बकरियां बंदरों के साथ रहने की आदी हो गई होंगी। बंदर के बच्चे को बकरी का दूध पीना किसने सिखाया होगा? सोच कर बताओ। सोचो सोचो, किसने सिखाया होगा? अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाओ। बकरी के बच्चे को दूध पीता देखकर बंदर का बच्चा दूध पीना सीख गया होगा। भाषा की बात। ये 3 वाक्य दे रखे हैं, आप इन्हें ध्यान से देखें। जमील सबको तिरछी नजर से देखता है। जमील ने सबको तिरछी नजर से देखा। जमील सबको तिरछी नजर से देखेगा। अब इन तीनों वाक्यों को बारी बारी से देखें। जमील सबको तिरछी नजर से देखता है, यानी कि इस समय देख रहा है, और जो कार्य इस समय होता है उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। यानी कि जो कार्य इस समय में, काल को ही समय कहते हैं, उसे बोलते हैं वर्तमान का समय, यानी कि वर्तमान काल। जमील ने सबको तिरछी नजर से देखा, यानी कि जमील ने सबको तिरछी नजर से अब नहीं देखा, पहले देखा था, यानी कि वो समय बीत चुका है। और बीते हुए को भूत भी बोलते हैं और समय को काल। यानी कि यह जो हमारा वाक्य है ये भूतकाल का वाक्य है। इसकी जो क्रिया है वो भूतकाल का इशारा कर रही है। जमील सबको तिरछी नजर से देखेगा, यानी कि न तो अब देख रहा है न उसने पहले देखा था, अब वो आने वाले समय में देखेगा, यानी कि भविष्य में देखेगा। तो यह हो गया हमारा भविष्य काल। नीचे कुछ क्रियाएं दी गई हैं और उन क्रियाओं को हमें तीनों कालों में, यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल में बदलना है। एक उदाहरण हमें करके दिखाया गया है, जैसे पढ़ना। मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब ये वर्तमान काल हो गया।
मोहन ने पुस्तक पढ़ी, यानी कि पहले पढ़ी, ये भूतकाल हो गया। मोहन पुस्तक पढ़ेगा, ये हो गया भविष्यकाल। इसी प्रकार अगली क्रिया है लिखना। अब इसके वाक्य हमें बनाने हैं। रवि पत्र लिखता है, यानी कि इस समय रवि पत्र लिख रहा है, वर्तमान काल। रवि ने पत्र लिखा, यानी कि रवि ने अब पत्र नहीं लिख रहा, रवि ने पहले पत्र लिखा था। इसका मतलब हो गया रवि पत्र लिख चुका है, एक तरह से उसने पहले ही लिख दिया है। तो रवि ने पत्र लिखा, भूतकाल। रवि पत्र लिखेगा, न उसने पहले लिखा है न अब लिख रहा है, इसका मतलब वो आगे लिखेगा, अब जो समय है उसके बाद लिखेगा। तो रवि पत्र लिखेगा। अब इसी तरह के अगली क्रियाएं हम करते हैं। खेलना, श्याम कबड्डी खेलता है, श्याम ने कबड्डी खेली, श्याम कबड्डी खेलेगा। खाना, रेखा खाना खाती है, रेखा ने खाना खाया, रेखा खाना खाएगी। गाना, पलक गाना गाती है, पलक ने गाना गाया, पलक गाना गाएगी। अब्बू ने कपड़े की पोटली से खाना निकाला। इस वाक्य में कपड़े और पोटली का परस्पर संबंध है। परस्पर मतलब आपसी संबंध है, इनका अपना एक मेल है। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों का संबंध किन से है? अब यहाँ लिखा घास की। घास की क्या, पशुओं के लिए जब चारा लाते हैं, खेतों से खोद कर हम घास लाते हैं, तो वो क्या होती है घास की? गठरी। बच्चों की टोली। लकड़ियों का, कुछ लकड़ियों को जब हम एक रस्सी में बांध लेते हैं तो लकड़ियों का हो जाता है बंडल। और अनाज का, अनाज का क्या होता है? अनाज का होता है ढेर या ढेरी। अनाज की ढेरी या अनाज का ढेर। रुपयों की, अरे नोटों की देखो क्या होती है? गड्डी। रुपयों की गड्डी। और कागज, कागज का क्या होता है? कागज का दस्ता। मिठाई, आ गया होगा मुंह में पानी। मिठाई का डिब्बा। और मेले की भीड़। और अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। तारों का, तारों का होता है समूह। तारों का क्या होता है? समूह। तद्भव व तत्सम शब्द। जो संस्कृत के शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग हो जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, और जिन संस्कृत के शब्दों का रूप परिवर्तन के पश्चात हिंदी में प्रयोग होता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे संस्कृत में पुष्प कहा जाता है, किसको? फूल को। तो फूल जो है वो तद्भव रूप है और तत्सम रूप जो है उसका पुष्प है। इसी तरह पानी तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा पानीय। आम, आमर। दूध का तत्सम होगा दुग्ध। जमील की बड़ी आंखें देखने को बड़ी असरदार बनाती थी। इस वाक्य में असरदार शब्द असर जमा दार के योग से बना है। ऐसे ही दार जोड़कर कुछ शब्द बनाएं, जैसे कर्ज, कर्जदार, इज्जत, इज्जतदार, वफादार। यानी कि जो वफा करने वाला हो वह हो गया वफादार। हवा का हवादार, यह कमरा तो बड़ा हवादार है। दुकानदार, दुकान को चलाने वाला होता है ना दुकानदार। और कांटेदार, कांटेदार तुमने झाड़ियाँ देखी होंगी। खबरदार, खबरदार चेतावनी नहीं देते हैं, खबरदार, होशियार। इस तरह के तुमने भी कई बार गांव में या शहरों की गलियों में कोई सूचना देने वाला ऐसे होशियार करता है, हमें खबरदार करता है।
घुमावदार। सड़कें होती हैं ना हमारी घुमावदार। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जो उलट पुलट हो गए हैं, उन्हें सही रूप में लिखो। जैसे हमारे पास लिख रखा है अड़ोपसी। 3 अक्षर हैं, इनको हमें सही रूप देना है ताकि कोई ऐसा शब्द बने जिसका अर्थ हो। अब अड़ोपसी का तो कोई अर्थ नहीं है। अब इसको देखते हैं, सी को पहले लगाते हैं, सीडोप, ना भाई ये भी कुछ नहीं बना। अब पै को पहले लगाते हैं, पैड़ोसी, हाँ यह शब्द बन गया भाई, पड़ोसी। इसी तरह आगे लिखा हुआ है शिशुजा। शिशुजा तो कुछ नहीं, इसको सही करते हैं जासूसी। जासूस का जो कार्य होता है वह जासूसी कहलाता है। रीरस, रीरस, रीरस क्या होता है? अब इसको सही करके लिखते हैं तो शरीर। विकता, विकता भी कोई शब्द नहीं है तो ये हो जाएगा कविता। मारकाना, मारकाना भी कुछ नहीं है। कारनामा, इसका बनेगा कारनामा। ननम, ननम का बनेगा मनन। पल्पी, पल्पी का बनेगा पीपल। बंदाली, बंदाली का बनेगा बलिदान। यदाफा, यदाफा को अगर हम सही अरेंज करेंगे तो बनेगा फायदा। पचापचू के अक्षरों को जब सही करते हैं तो हम शब्द पाते हैं चुपचाप। निरागनी, निरागनी का बन जाएगा निगरानी। जमील नंदू को सीधा नहीं देखता था, वह शरीर को खास तरह से टेढ़ा करता और चेहरे को दाएं या बाएं तिरछा देखता। इस वाक्य में टेढ़ा शब्द का समानार्थी तिरछा व विपरीत सीधा है, तो लिखें। शब्द हमारा टेढ़ा, इसका समानार्थी हो गया तिरछा और विपरीत शब्द हो गया सीधा। राजा का समानार्थी हो गया नरेश और इसका विपरीत हुआ रंक। इसी तरह गरीब का समानार्थी निर्धन और विपरीत हो गया अमीर। आकाश का समानार्थी गगन, विपरीत हो गया पाताल। दिन का समानार्थी दिवस, विपरीत हो गया रात। अंधकार का समानार्थी तम और विपरीत हो गया प्रकाश। इसी के साथ जासूस जमील हमारी कहानी का यहाँ समापन होता है। इस कहानी से हमने जाना शक का कोई आधार नहीं होता है। हमें बात की तह तक पहुँचने का प्रयास करना चाहिए। हमारे मन में उठने वाली जो आशंकाएं हैं उन्हें शांत करने के लिए जमील की तरह दिन रात एक कर देनी चाहिए और उस आशंका से मन के सवाल, जो मन में कुलबुलाते सवालों को जानने के लिए भूख प्यास की परवाह नहीं करनी चाहिए। आपने यह भी जाना कि हमारे मन का एक सवाल यदि शांत हो जाता है, यानी कि उसका उत्तर मिल जाता है, तो दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाता है। जैसे जासूस जमील ने देखा कि उसकी बकरी कल्लों का दूध बंदर का बच्चा पी रहा है, लेकिन फिर मन में एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ कि आखिर बंदर के बच्चे को बकरी का दूध पीना किसने सिखाया। खैर कोई बात नहीं, इसी तरह की आशंकाएं मन में उठनी चाहिए। ये आशंकाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, हमारे अंदर तर्क शक्ति का विकास करती हैं। इसलिए आप भी नित्य नए नए प्रश्न अपने मन में सोचा करें और उनका समाधान खोजने का प्रयास किया करें। यदि पाठ के अनुसार बात की जाए तो आज हमने पाठ में प्रयुक्त
कठिन शब्दों के अर्थ जाने, आपकी बात और पाठ से आगे के तहत भी कुछ नया जाना। इन सब के अतिरिक्त भाषा की बात के तहत आज हमने वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल के बारे में जाना। वस्तुओं का आपसी संबंध, जैसे घास का गठरी के साथ है, ये जो परस्पर संबंध है, इनके बारे में जाना। तद्भव और तत्सम शब्दों के बारे में जाना। हिज्जों को व्यवस्थित कर सही शब्द बनाना सीखा। इसके साथ ही हमने समानार्थी और विपरीत शब्दों के बारे में जाना। प्यारे बच्चों, पाठ्यक्रम के माध्यम से तो हम दिन प्रतिदिन कुछ नया सीखते जाते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में पूरा जीवन नहीं समाहित होता। इसके अतिरिक्त भी जीवन होता है, उनके बारे में भी हमें जानना चाहिए। और इसका सबसे बढ़िया साधन है किताबें। पाठ्यक्रम से अतिरिक्त किताबें, आप उनका अध्ययन करें। जैसे बहुत सी हमारी किताबें हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ हो गई, और इसी तरह से कुछ बाल पत्रिकाएं भी आती हैं, उनका भी आपको पढ़ना चाहिए। जैसे कॉमिक्स हो गई हैं। आप इस तरह से यदि ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करेंगे तो आपका ज्ञान निरंतर विकसित होता रहेगा और आपको अधिक से अधिक जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। आज हम पाठ्यक्रम से अतिरिक्त हमारी ही पुस्तक में संकलित है कहानी भाई बहन का प्यार। ये मत सोचना कि इसमें परीक्षा में तो आएगी नहीं, इसे नहीं पढ़ना है। परीक्षा ही सब कुछ नहीं है। जीवन की असली परीक्षा हमें आगे देनी होती है जब हम विद्यालय से बाहर चले जाते हैं। हमारे ज्ञान की परख वहाँ होती है। आइए अब जानते हैं कहानी भाई बहन का प्यार। इस कहानी में मैना बहुत दुखी हो जाती है, उसे अपने भाई की याद आती है। तब उसका दुख जानकर एक मोर उसका भाई बनता है। देखो, ये प्रतीक रूप में लिए गए हैं। वास्तव में भाई बहन के जो आपसी रिश्ते हैं उसके बारे में समझाया गया है। आइए देखते हैं क्या है कहानी में। सावन का महीना, रिम झिम पड़ती फुहार। इन फुहारों के बीच पेड़ पर झूला डालकर महिलाएं झूल रही थी। उसी पेड़ की फुनगी पर झूला झूलती हुई मैना सावन का गीत गुनगुना रही थी। आई री सासड़ सावन तीज, हेरी सावन तीज, हमने तो भेजो म्हारे बाप के जी। गाते गाते अचानक मैना दुखी हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी, काश मेरा भी कोई भाई होता जो मेरा लणिहार बनकर आता और मुझे मायके ले जाता। लणिहार होता है लेकर जाने वाला। इसी बीच उसे एक मोर दिखाई दिया। उसे लगा मानो यह मोर उसके मायके से आया है। वह गाने लगी, आया री माँ मेरी पीहर का मोर, हेरी पीहर का मोर, चुग चुग चाबे पीसेना जी, कह दे रे मोर पीहर की बात, हेरे पीहर की बात, केर कर थी मेरी माए जी। मोर मैना के दुख को जानकर दुखी हो गया। वह भी उसके जीवन में बहन की कमी को महसूस करता था। वह मैना से बोला, हे बहन, उदास मत हो। आज से मुझे अपना भाई समझ। मैं वचन देता हूँ कि भाई के सभी कर्तव्य भली भांति निभाऊंगा। भाई का प्यार पाकर मैना बहुत खुश हुई। सावन का महीना बीत गया। मोर ने पीपल के एक पेड़ पर अपने रहने का ठिकाना बनाया। इस शुभ अवसर पर मोर ने अपनी बहन मैना को बुलाया। मैना फुर करती हुई अपने भाई के घर आई। उसने घर को बंधनवार से सजाया तथा अपने भाई व भाभी के लिए
मंगल कामना की। आपको पता है ना, हमारे यहाँ जब नया घर बनाते हैं तो बहन उस पर आमतौर पर हमारी हरियाणी भाषा में बोलते हैं ना, फूलझड़ी बांधेगी या तोता बांधती है, उसी को यहाँ बंधनवार कहा गया है। घर तेरा होवे मंगलकारी, गूंजे बच्चों की किलकारी। मोर मोरनी अपने नए घर में खुशी से रहने लगे। कुछ समय बाद मैना की मंगल कामना फलीभूत हुई। मोर के घर सुंदर सी बिटिया ने जन्म लिया। जब मैना ने यह सुना तो वह फूली न समाई। वह फुर्र फुर्र करती हुई अपने भाई के घर आई तथा अपनी नवजात भतीजी को काजल लगाते हुए गाने लगी। दुनिया नजर लगावे, दुनिया नजर लगावे मेरी गुड़िया को, बुआ काजल लगावे मेरी गुड़िया को। मैना ने अपनी भतीजी के लिए झूंझना, पालना, लोरी आदि के गीत गाए। मोरनी अपनी ननंद के इस गीत को सुनकर मुस्कुराई। मोर ने अपनी बहन को अनेक उपहार देकर विदा किया। कुछ समय बाद मैना भी अपनी बेटी के विवाह की तैयारी में लग गई। वह अपने पति के साथ मोर के घर भात नोतने आई। मोरनी ने तरह तरह के पकवान बनाकर मैना और उसके पति को भोजन कराया। गेहूं, चने और जौ की रोटी, दाल से चौलाई की, फली गोवार की कचरी खाओ, डाकल सरसम राई की। देसी घी बथवे की रोटी तय, खातर करूं जमाई की। कढ़ी बाजरे की मैं जस कट गे, भुजी से सिरसाई की। यहाँ पर हमारे यहाँ आमतौर पर हमारे खेतों में पाए जाने वाले जो खरपतवार के रूप में हम फसलों में देखते हैं, उनका प्रयोग कैसे हम अपने जीवन में करते थे, यहाँ बताया गया है। भात नोत अपने घर पहुँच मैना विवाह की तैयारियों में जुट गई। विवाह के दिन मोर भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भात भरने के लिए बहन के घर आ पहुँचा। मैना फुदक फुदक कर गाने लगी। गलियारा बुहार आई, एरी भाई भाभी आवेंगे, मेरा चूड़ा मटके है कि चुंदड़ी लावेंगे। मोर ने ऐसा भात भरा कि विवाह में 4 चांद लग गए। सभी मोर की प्रशंसा कर रहे थे। मैना ने अपने भाई भाभी एवं भतीजे के लिए सुंदर सुंदर उपहार दिए और उन्हें विदा करते हुए बोली, ईश्वर करे हमारा भाई बहन का प्यार सदा ऐसे ही बना रहे। कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी ना? आखिर ये हमसे संबंधित है, हमारे समाज से संबंधित है, अच्छी क्यों नहीं लगेगी? अब आपने देखा कि भाई बहन का प्यार महज रक्षाबंधन और भैया दूज तक सीमित नहीं है। वो पूरे जीवन भर एक दूसरे की मदद करते हैं। कैसे? जैसे आपने देखा, जब भाई ने अपना नया मकान बनाया तो मैना उड़कर आई, फुरफुर करती आई और क्या करने आई? भाई के घर बंधनवार बांधी। उसी प्रकार जब मोर के घर लड़की पैदा हुई तब उसने क्या किया? अपनी भतीजी की नजर उतारी। जानते हो ना भतीजी, भाई की लड़की भतीजी होती है। जब मैना की लड़की की शादी होती है तब भाई क्या करने जाता है? भात भरने जाता है। तब भाई भात भरने मैना के घर जाता है। यानी कि आप देखिए, जीवन के हर पड़ाव पर, सुख हो चाहे दुख, भाई और बहन एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के लिए मंगल कामनाएं करते हैं। जब भाई को कुछ ज़रूरत होती है तो बहन दौड़ी दौड़ी आती है, और जब बहन को कोई कष्ट हो तो भाई भी दौड़ा दौड़ा उस तक पहुंचता है। इन सब बातों के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।